हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं एसओएल के थर्ड सेमेस्टर के जो न्यू सब्जेक्ट आया है ट्रांसलेशन स्टडीज़, उसके यूनिट 3 की। आज की वीडियो पूरी की पूरी यूनिट 3 पे बेस्ड है। एक वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बुक का नाम है ट्रांसलेशन स्टडीज़ और यूनिट है 3। अगर आपको इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक दिखती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस मिस्टेक को ठीक करूँगा और वीडियो को पूरा देखें। तो हमारे चैप्टर का नाम है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलेंसी। इक्विलेंसी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, उसमें क्या बराबर है। तो इसके ऊपर आज का हमारा चैप्टर पूरा का पूरा बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इक्विलेंसी इज अ ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू रोमन जैकबोसन। ठीक है, तो एक व्यक्ति है रोमन जैकबोसन, ठीक है, उसके द्वारा इक्विलेंसी जो है उसका ट्रांसलेशन में क्या मतलब है। तो सबस्टिट्यूटिंग मैसेज इन अ लैंग्वेज नॉट फॉर सेपरेट कोड यूनिट्स बट फॉर इंटायर मैसेज इन सम अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में इसका मतलब है कि एक ऐसा मैसेज, सबस्टिट्यूटिंग मैसेज इन वन लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज में एक मैसेज, ठीक है, जिसके सेपरेट कोड यूनिट्स हों। सेपरेट कोड यूनिट्स का मतलब कि उस मैसेज में जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, हर वर्ड्स का एक यूनिट होता है, ठीक है, तो उसका एक अलग से यूनिट्स हों, सेपरेट हो। बट फॉर इंटायर मैसेज इन सम अनदर लैंग्वेज, और उसे ट्रांसलेट किया जाएगा किसी अनदर लैंग्वेज में, बट जो पूरा का पूरा मैसेज है उसे, पर उसके जो कोड यूनिट्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंसी का मतलब ये होता है कि किसी दो भाषाओं में अलग अलग जो कोड यूनिट्स हैं उनके बेसिस पे हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का रोल क्या होता है। द रोल ऑफ ट्रांसलेटर तो रीड द ओरिजिनल मैसेज केयरफुली, रिकोडिफाई एक्यूरेटली एंड ट्रांसमिट द मैसेज मीनिंगफुली इन द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है उसका काम है कि वो एक ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ेगा, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज को केयरफुली बहुत अच्छे से पढ़ेगा, उसको रिकोडिफाई करेगा, अपने हिसाब से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए रिकोडिफाई करेगा, एक्यूरेटली, बिना किसी गलती के, ठीक है, जरा सी भी बिना किसी गलती के वो उसे एक्यूरेटली चेंज करेगा। देन उसे ट्रांसमिट करेगा मैसेज मीनिंगफुली, ऐसे वो उस मैसेज को किसी और लैंग्वेज में इस तरह ट्रांसलेट करके ट्रांसमिट करेगा मीनिंगफुली कि लोगों को समझ आ सके, किस में, टारगेट लैंग्वेज में, उसकी जो अनदर लैंग्वेज है उसमें वो उसे ट्रांसलेट करेगा। उसके बाद दोबारा आते हैं रोमन जैकबोसन इन हीज ऑन लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसलेशन। उनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं रोमन जैकबोसन ने। तो उनकी बुक का नाम है द लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें उन्होंने किस बारे में बताया, टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इक्विलेंसी इन मीनिंग बिटवीन वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। तो उन्होंने एक मेन प्रॉब्लम बताई है इक्विलेंसी की, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है, वो है किसी भी वर्ड की मीनिंग, ठीक है, क्योंकि हर वर्ड की एक डिफरेंट मीनिंग होती है अलग अलग लैंग्वेज में। तो इसके बेसिस पे ये उन्होंने बताया है। तो सपोज़ करिए यहाँ पे दो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज हैं। अब इसमें हिंदी में आप कोई शब्द लीजिए भाई, बट वहीं इंग्लिश में उस भाई को हम चेंज करके बोलेंगे ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड चेंजेस हैं ये हमें बताते हैं। पर अगर आप किसी एक अंग्रेज से या फिर इंग्लिश मैन से ये बोलें कि यू आर माई भाई, सो ये तो डिफरेंट हो जाएगा ना। तो यही डिफरेंट लैंग्वेज है कि हर किसी लैंग्वेज में एक किसी वर्ड की प्रॉपर मीनिंग ढूंढना काफ़ी कठिन होता है, ठीक है, अनदर लैंग्वेज में। तो ये इन्होंने अपनी बुक द लिंग्विस्टिक्स ऑन लिंग्विस्टिक्स एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में बताया है। फिर उनका नेक्स्ट जो आता है देयर इज़ नॉट फुल इक्विलेंसी बिटवीन कोड यूनिट्स। ठीक है, जो कोड यूनिट्स होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग कोड यूनिट्स होते हैं, उसमें कोई भी इक्विलेंसी नहीं है, ठीक है, समानताएं नहीं हैं। उसके बाद एक ट्रांसलेटर आती हैं जो कि काफ़ी बड़े ट्रांसलेटर हैं, इग्यूनी नीडा, जो कि अमेरिकन स्कॉलर हैं, जिनको अमेरिका की तरफ से स्कॉलरशिप भी प्राप्त है।
ठीक है, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है ट्रांसलेशन के बारे में। तो नीडास मॉडल ऑफ ट्रांसलेशन, जो नीडा हैं उनका जो ट्रांसलेशन का मॉडल है वो क्या है, जो कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, एनालाइजेशन। उनका जो ट्रांसलेशन का जो मॉडल है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एनालाइजेशन। एनालाइज मतलब किसी भी मैसेज को ट्रांसलेट करने से पहले हमें ये पता करना पड़ता है कि उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उस मैसेज को अच्छी तरह एनालाइज करना पड़ता है डीपली, ये नहीं कि हमने उसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और काम हो गया। सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट टू रीड द टेक्स्ट प्रॉपरली एंड मेक इट अंडरस्टैंड डीपली वर्ड बाय वर्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टू रीड द मैसेज, टू रीड द टेक्स्ट प्रॉपरली टेक्स्ट को रीड करना है एंड मेक इट अंडरस्टैंड, उसे समझना है डीपली वर्ड बाय वर्ड, शब्द के साथ साथ हमें उसे समझना भी है। देन अ केयरफुली एनालाइज वुड इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोर्स टेक्स्ट, ठीक है। जब हमने उसे एक बार केयरफुली पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हम उसे एनालाइज करेंगे। क्योंकि एक शब्द के अलग अलग टाइप्स के मीनिंग होते हैं, तो ये काफ़ी कठिन होता है कि उस शब्द के कौन सा मीनिंग इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। उस प्रॉपर मीनिंग को ढूंढना और उसे समझना काफ़ी कठिन होता है, ठीक है। तो हम उसे मल्टीपल एक्सपेक्टेड से पढ़ेंगे, अलग अलग तर्कों से पढ़ के देखेंगे मैसेज को, ठीक है। सोर्स टेक्स्ट को अलग अलग तर्कों से पढ़ के देखेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए, किसी सोर्स टेक्स्ट को पढ़ने के लिए कुछ टाइप्स के यहाँ पे टाइप बताए गए हैं। तो जो फर्स्ट है उसको हम ग्रामेटिकल मीनिंग के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ग्रामेटिकल मीनिंग के हिसाब से। सो एनालाइज द टेक्स्ट बाय ग्रामेटिकली ऑल्सो सो द फर्स्ट अंडरस्टैंड द होल मीनिंग ऑफ द एवरी वर्ड इन दिस सेंटेंस। सबसे पहले हम किसी मैसेज को ग्रामेटिकली से समझेंगे, ठीक है, कि उसका ग्रामेटिकली मीनिंग क्या है। ऑल्सो सो द अंडरस्टैंड, तो उसे हमें समझना पड़ेगा ग्रामेटिकली से द होल मीनिंग ऑफ द एवरी वर्ड, उस सेंटेंस में जितने भी मैसेज में जितने भी वर्ड्स को यूज़ किए गए उनकी मीनिंग को हमें समझना पड़ेगा। फर्स्ट रेफरेंशियल मीनिंग, उसकी रेफरेंशियल मीनिंग क्या है। तो ट्रांसलेटर हैव टू नो दैट द स्टेटमेंट विच वर्ड रेफरेंस टू हूम, ठीक है। उसके बाद जो रेफरेंशियल मीनिंग का मतलब होता है कि उस मैसेज में अगर हम किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं कि इस व्यक्ति के लिए ही और उस व्यक्ति के लिए शी यूज़ किया गया है, तो ये जो ट्रांसलेटर है उसे ये पता होना चाहिए कि जो ही है वो राइटर की तरफ से लिखा गया है रिसीवर के लिए, या फिर वो राइटर अपने आप को इंडिकेट कर रहा है कि ही। इस टाइप से ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉनोनेटिव मीनिंग। इट वुड रेफर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिकॉज वर्ड हैज़ मैनी मीनिंग लाइक वाइट यूज एज अ इनोसेंस, ट्रांसलेटर नीड टू अंडरस्टैंड राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कॉनोनेटिव मीनिंग आता है, कॉनोनेटिव उसका मतलब होता है कि एक शब्द के अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं, ठीक है, एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स भी होते हैं। तो जो ट्रांसलेटर है उसे ये पता होना चाहिए कि हर शब्द का जो प्रॉपर मीनिंग है वो क्या है, ठीक है। सो इट वुड रेफर, ये रेफ़र करता है टू द मीनिंग, ये मीनिंग को रेफ़र करता है ऑफ द वर्ड, किसी भी शब्द की मीनिंग को रेफ़र करता है बिकॉज वर्ड हैज़ मैनी मीनिंग्स लाइक वाइट, जो सफ़ेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सफ़ेद मतलब कलर, और सफ़ेद का मतलब है कि हम किसी व्यक्ति को इनोसेंस प्रूव कर रहे हैं, उसका जो दामन है वो एकदम सफ़ेद है, उस पर कोई भी दाग नहीं है, वो प्रॉपर इनोसेंस व्यक्ति है, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, हिंदी में भी यूज़ किए जाते हैं इस तरह के शब्द। तो जो ट्रांसलेटर है उसे ये पता होना चाहिए कि राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्या है, उस शब्द की राइट मीनिंग क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है, 4 टाइप बताए गए हैं, 3 हमने कवर कर लिए। चौथा टाइप है सोशियो कल्चर, ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है। द मीनिंग दोज वर्ड्स विच हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग इन कल्चर, ठीक है, कि हिंदू कल्चर में या फिर किसी भी कल्चर में हर एक शब्द का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, ठीक है। और उसका मीनिंग जो होता है वो काफ़ी
हम कह सकते हैं सेंस बनाता है, एक तरह से सेंस बनाता है। नॉनसेंस मीनिंग्स नहीं होते हैं, सेंस मीनिंग होते हैं जिसको कोई व्यक्ति सुने तो वो समझ जाए कि हाँ इस वर्ड शब्द या फिर वर्ड का मीनिंग ये है। फॉर एग्जाम्पल वाइट कलर विच हैज़ अ मीनिंग लाइक वाइट कलर वेयर वुमेन आफ्टर डेथ, यहाँ पे एच और आएगा, ठीक है, डेथ ऑफ द हर हस्बैंड इन हिंदू रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट कलर है, यहाँ पे फिर से वाइट आया, तो यहाँ पे एक बार वाइट कलर की बात की गई है। दूसरा वाइट कलर वो वुमेंस पहनती हैं, लेडीज़ पहनती हैं जिनके हस्बैंड गुजर जाते हैं, ठीक है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है वो लेडीज़ वाइट कलर पहनती हैं। तो हम कह सकते हैं सादा या फिर श्वेत कलर पहनती हैं। तो ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे वाइट कलर के दो मीनिंग है, एक वाइट कलर और एक वाइट उनके लिए यूज़ किया गया है जो कि डेथ, जो विडोस हैं, एक तरह से विडो हैं, ठीक है, वो औरत जिसका पति गुजर चुका है उसके लिए ये वाइट कलर यूज़ किया गया। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र, जो सेकंड पॉइंट आता है। एनालाइज के बाद सेकंड पॉइंट आता है ट्रांसफ़र। और एनालाइज में ये 4 तरह के बताए गए थे टाइप्स जिनका हम यूज़ करके किसी भी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। तो जो ट्रांसफ़र है, तो द सेकेंड स्टेप इज़ टू एनालाइज द सोर्स टेक्स्ट। द ट्रांसलेटर नीड टू ट्रांसफर द मीनिंग in the target language and the restructure the whole thing and make it readable to readers, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेप है वो है कि जो ट्रांसलेटर ने मैसेज को एनालाइज कर दिया, अच्छे से समझ लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, उसे वो कोशिश करेगा चेंज करने की। तो फर्स्ट में उसने एनालाइज करा, देन ट्रांसलेशन नीड टू ट्रांसफर द मैसेज टू द टारगेट लैंग्वेज। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, टारगेट लैंग्वेज में उस मैसेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। एंड द रीस्ट्रक्चर, उस मैसेज को दोबारा से बनाएगा, ठीक है, किसी और दूसरी लैंग्वेज में उस मैसेज को दोबारा से लिखेगा। द होल थिंग, सब चीज़ों को, एंड मेक इट रीडेबल टू रीडर्स, और इसको इस तरह बनाएगा कि जो रीडर्स हैं उसे वो समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि उसने कुछ लिख दिया और रीडर्स समझ नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ट्रांसफरिंग requires a clear understanding because each language has a different meaning of every word, ठीक है। जो ट्रांसफरिंग है, किसी भी मैसेज को वो जब दूसरी लैंग्वेज में लिख रहा है तो वो क्या रिक्वायर करता है कि अंडरस्टैंडिंग, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साफ़ सुथरा, उसमें ऐसे शब्दों का यूज़ ना किया जाए जिसको कोई समझ ना सके, ठीक है। तो उन शब्दों का यूज़ करें जो समझ सकें, बिकॉज ईच लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में हैज़ डिफरेंट मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, हर शब्द की एक अलग मीनिंग होती है अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स था। इसके बाद आता है ट्रांसलेटर, इसी का आगे का है कि ट्रांसलेटर नीड टू यूज़ कॉमन रूट टू कन्वे द मैसेज दैट शुड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो ट्रांसलेटर उसे ऐसा रूट का यूज़ करना चाहिए कन्वे करने के लिए मैसेज को कि जो व्यक्ति हैं सुनने वाला या फिर जो रिसीवर है उसे ये बहुत अच्छी तरह से समझ आए। अब ये आता है रीस्ट्रक्चरिंग, उस मैसेज को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना और जो रिसीवर है उसे उस पर पहुंचा देना और रिसीवर उसे पढ़ेगा। तो द फाइनल स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस, इन दिस स्टेप ट्रांसलेटर फाइंड आउट द एक्यूरेट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड द वोकेबलरी टू ट्रांसलेट द ओरिजिनल टेक्स्ट इनटू अ टारगेट लैंग्वेज। तो इस स्टेप में क्या करता है जो ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेशन फाइंड द एक्यूरेट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वो एक्यूरेट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को ढूंढता है, ठीक है। तो सपोज़ करिए ये लैंग्वेज है जिसमें एक मैसेज लिखा गया और इस लैंग्वेज में उसे इस मैसेज को टाइप करना है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज, इसको उसने पढ़ लिया, अब वो इस लैंग्वेज से शब्दों को ढूंढेगा, वर्ड्स को ढूंढेगा, ठीक है, और चेंज करेगा इसमें, ठीक है। तो इससे शब्दों को ढूंढा, यहाँ पे लाके इसे बदल दिया, फिर यहाँ से शब्दों को ढूंढा और यहाँ लाके इससे बदल दिया। तो इस तरह से उसका काम है कि अब वो ग्रामेटिकली मीनिंग्स स्ट्रक्चर ढूंढेगा, वोकेबलरी को फाइंड करेगा एंड ट्रांसलेट द ओरिजिनल टेक्स्ट इनटू अ टारगेट लैंग्वेज, और आखिर में क्या करेगा, ओरिजिनल टेक्स्ट को चेंज कर देगा ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल द हिंदू वर्ड साला, ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है एग्जांपल, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया है, ये बुक में दिया गया है एग्जांपल कि हिंदी वर्ड साला मीन्स ब्रदर ऑफ हस्बैंड, वो ब्रदर ऑफ वाइफ, ठीक है। बीवी के पति को साला कहा जाता है हिंदू रिलीजन में, इट मीन्स ब्रदर ऑफ वाइफ। बट इन इंग्लिश
बट अगर इंग्लिश में हम देखें तो साले का मतलब होता है रास्कल, ठीक है, साला का मतलब होता है रास्कल। सो एट दिस प्लेस वी यूज़ ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो इस प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रदर इन लॉ। हम रास्कल तो नहीं बोल सकते ना, इसीलिए। तो ये रीज़न है कि हर एक लैंग्वेज में हर शब्द का अनदर लैंग्वेज में नेक्स्ट अनदर वर्ड होता है। टाइप ऑफ इक्विवेलेंसी, तो जो नीडा है उन्होंने इक्विवेलेंसी के कुछ टाइप्स को भी बताया। तो नीडा इन अ फेवर ऑफ टू टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंसी, जो नीडा है वो टू टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंसी के फेवर में है। उन्होंने दो तरह के तर्क दिए हैं। तो जो फर्स्ट है वो है फॉर्मल इक्विवेलेंसी। इन इट फोकसेस ऑन द मैसेज इटसेल्फ, ये जो फॉर्मल इक्विवेलेंसी है ये मैसेज पे खुद ही फोकस करता है। इन बोथ वेज, फॉर्म एंड कंटेंट, ये क्या करता है, ये मैसेज है उसका फॉर्म क्या है उस पर भी ध्यान देगा, फोकस करेगा, और उसके कंटेंट, उस मैसेज के अंदर लिखा क्या है इसके ऊपर भी वो फोकस करेगा। व्हेन अ लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज, वन देयर इज अ प्रॉब्लम in a meaning of word, the meaning of word or the phrases in the first language is not the same as that of the word or phrases in a second language। ठीक है, तो किसी भी मैसेज में जो वर्ड है वो फ्रेजेस है अनदर लैंग्वेज में, उसको ढूंढना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। और वो ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल वो सेम ही मिल जाएंगे, ठीक है, एज दैट सेम ऑफ द वर्ड आर फ्रेजेस इन अदर लैंग्वेज। तो किसी और एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के लिए हम न्यू वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी सेकेंड लैंग्वेज के न्यू वर्ड्स का यूज़ करते हैं उस चीज़ को ट्रांसलेट करने के लिए। द अप्रोच टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन इज़ कॉल्ड फॉर्मल इक्विवेलेंसी। जो भी अप्रोच है, ठीक है, इस फॉर्मल इक्विवेलेंसी में जो भी ट्रांसलेशन होते हैं उसको हम इस तरह ट्रांसलेट करते हैं कि जो सेम वर्ड है वो मिल जाए। अगर मिल जाता है तो ठीक है, पर अगर नहीं मिलता तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप का टाइप है जो डायनेमिक इक्विवेलेंसी है। फर्स्ट था फॉर्मल इक्विवेलेंसी है डायनेमिक इक्विवेलेंसी। ड्रस्ट ट्रांसलेटर फोकसेस मोर ऑन द कल्चर एंड लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस ऑन द टारगेट लैंग्वेज। इसमें जो ट्रांसलेटर वो क्या करेगा, वो फोकस करेगा कल्चर पे, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज के कल्चर पे, उसके लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस पे। टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें ट्रांसलेटर को ट्रांसलेट करना है मैसेज, उस लैंग्वेज के कल्चर पे ध्यान देगा, उसके लिंग्विस्टिक्स एक्सप्रेशंस पे ध्यान देगा, जिससे कि उसे हेल्प हो कि उसे किस तरह इसको ट्रांसलेट करना है। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसलेटर ट्राइज टू फिगर आउट द क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंटी टू द सोर्स लैंग्वेज मैसेज। तो इसमें जो ट्रांसलेटर है वो ट्राई करता है एक फिगर आउट करने की, ढूंढने की जो क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंटी, ठीक है, जो प्राकृतिक समानता है उस मैसेज में, सोर्स लैंग्वेज में जो प्राकृतिक समानता है वो क्या है। द सक्सेस ऑफ ट्रांसलेशन डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा दो तरह के फॉर्मल और डायनेमिक ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद कुछ जो नीडा है उन्होंने कुछ टाइप्स के पॉइंट बताए हैं, उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो द सक्सेस ऑफ ट्रांसलेशन डिपेंड्स ऑन द बेसिस रिक्वायरमेंट्स। तो जो ट्रांसलेशन की सक्सेस है वो इन सब चीज़ों पे बेस करती है। मेकिंग सेंस, सपोज करिए कोई मैसेज है, अगर वो विदाउट एनी सेंस है तो उसको लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, उसका कोई सेंस ना हो तो उसको समझने में दिक्कत होगी और वो ऐसे ही रहेगा। इसीलिए हर एक मैसेज का सेंस होना चाहिए। कन्वेइंग द स्पिरिट एंड मैनर ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी भी मैसेज को ट्रांसलेट करते टाइम ना उसके अंदर जो मैनर का यूज़ किया गया है, ठीक है, जो उसकी स्पिरिट का यूज़ किया गया है, जो बोली है उस टाइप की ही बोली का यूज़ करना है। ये नहीं कि हमने अपनी तरफ से कुछ लिख दिया। सपोज़ करिए एक फादर ने अपनी डॉटर को एक लेटर लिखा, वो भी सैड लेटर, बट जो ट्रांसलेटर है उसने ट्रांसलेट कर दिया वो लेटर नॉर्मल में, तो क्या उसकी बेटी को कभी पता चल पाएगा, उसकी डॉटर को कभी पता चलेगा कि उसके फादर जो है वो सैड है वर्तमान में, ठीक है, ऐसा कभी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें लेटर का जो मैनर है, जो उसकी स्पिरिट है, उसमें चेंज नहीं करना। हैविंग अ नेचुरल एंड ईजी फॉर्म, जो ट्रांसलेटर है उसे किसका यूज़ करना चाहिए, नेचुरल फॉर्म का एंड ईजी फॉर्म का, ऐसे फॉर्म कि जो रिसीवर है वो समझ सके। प्रोड्यूसिंग द सिमिलर रिस्पॉन्स, और ऐसा रिस्पॉन्सिबल
ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, जो सिमिलर हो ओरिजिनल मैसेज से। तो इससे क्या होगा, जो ट्रांसलेट करने की क्षमता है वो अच्छी होगी और उसकी क्वालिटी जो होगी ट्रांसलेटर की वो भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे आज के हमारे चैप्टर के, जो कि आज के वीडियो में हमने पढ़े। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं। डिफरेंट कमेंट बॉक्स में दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मेरे को मेल करिए, मैं आपके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल एड्रेस पे आप मेरे को मेल करें, मैं आपको रिप्लाई में नोट्स सेंड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।